आज हमने चैप्टर 5 का नेक्स्ट टॉपिक करना है सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा स्टूडेंट्स, ये बात याद रखनी है कि ये इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट लॉन्ग है और ये अच्छा खासा लॉन्ग है। ठीक है, मीन्स ये नहीं है कि कोई छोटा सा टॉपिक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, बाकी लॉन्ग जिसे हम कह सकते हैं। लेकिन मैं कोशिश करूँगा इसे स्टेप में कन्वर्ट कर दूँ, छोटे छोटे स्टेप्स बना दूँ ताकि आप लोगों के लिए ये ईजी रहे याद करना। बिल्कुल इजी टॉपिक है, 10th में आप पढ़ के आए हुए हैं, सेम उसकी रेपिटेशन है। जितना आपने 10th में पढ़ा उतना ही ये टॉपिक है, मीन्स कोई इजाफा नहीं है इसमें। थोड़ी सी अगर आप कोई चेंजिंग देखेंगे तो इसकी डेरिवेशन में है, बाकी सेम एज इट इज़। आप यही समझ लें कि मैटर का टॉपिक आप दोबारा पढ़ें। अच्छा, इसकी स्टेटमेंट पहले जी, ये आप लोगों को वैसे ही आती होनी चाहिए। द फोर्स needed to bend normally straight path of a particle into circular path is called centripetal force। मीन्स वो फोर्स की उतनी अमाउंट जो कि एक पार्टिकल को जो सीधे रास्ते पे जा रहा है उसको सर्कुलर रास्ते पे लेके आने के लिए रिक्वायर्ड होती है, नीडेड होती है। ये तो है इसकी एक डेफिनेशन। इसकी सेकंड डेफिनेशन आप इस तरह भी कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ फोर्स विच कीप्स अ बॉडी इन अ रोटेटरी मोशन, जो कि किसी भी बॉडी को रोटेटरी मोशन में रखे ना, उस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कह सकते हैं। या द फोर्स ड्यू टू विच अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। कोई भी डेफिनेशन आप कर सकते हैं, मैंने ये वाले लिख दिया क्योंकि ज़्यादा प्रॉपर वर्डिंग में, अदरवाइज सबसे सिंपल है ये, द फोर्स विच कीप्स अ बॉडी रोटेटिंग इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, अब आ जाए जिसकी एक्सप्लेनेशन पे। इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है जी? सिंपल सा है कि हमें आपने मैट्रिक में भी पढ़ा होगा, एक बच्चा है वो रस्सी के साथ एक पत्थर बांध के घुमा रहा है, तो वो जितनी फोर्स लग रही है वो सारी इनसाइड द सर्कल है। फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होती है, मतलब बच्चे के हाथ की तरफ होती है। वो जो स्टोन है या पत्थर है वो उससे आज़ाद होना चाहता है, लेकिन वो जो उनका फोर्स सेंटर ऑफ, वो जो बच्चा जोर लगा रहा है उसको घुमाने के लिए, वो उसको बांध रखती है, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, अब इसी एग्जांपल को जो मैंने आपको सुनाई है ना, इसको वर्ड की फॉर्म में लिख लें। कंसीडर अ बॉल विल्ड, मीन्स अ बॉल रोटेट भी आप कह सकते हैं, एक ही बात है। इन अ horizontal circular path, in a horizontal circle as shown in फिगर। नहीं तो वो बुक से देख लीजिएगा, फिगर बनी हुई है, थोड़ी मुश्किल आपको लगेगी तो बस ऐसे कंसीडर ही कर लें। कंसीडर बॉल बिल्ड इन हॉरिजॉन्टल सर्कल स्ट्रिंग इज, ये बुक के ऊपर फिगर बनी हुई है, देख लीजिएगा। स्नैप्ड देन बॉल विल not continue to move in a circle। अब इसकी तस्वीर देख लें। अच्छा, इस लाइन का मतलब ये है कि अगर आप रस्सी को काट दें ना, स्ट्रिंग स्नैप्ड, वो जिस रस्सी के साथ बच्चे ने बॉल बांधा हुआ, आप उसको काट दें तो पत्थर आपका सर्कल में नहीं मूव करेगा। यार ये तो मतलब छोटे बच्चों को ये बात पता है, ये कोई इतनी रॉकेट साइंस है नहीं कि जैसे आप रस्सी को काटेंगे तो वो बॉल सीधा मूव करेगा। जिस भी पॉइंट पे हुआ ना, वहाँ से वो सीधा मूव करता हुआ बाहर की तरफ जाएगा। अब इसकी तस्वीर बनानी है आप लोगों ने, मैंने यहाँ सेव तो की थी। चलें
नहीं मिल रही, नहीं मिल रही तो हम वैसे ही डाउनलोड कर लेते हैं। इधर करने की जगह सेव, अभी देखिए लाइक दिस वन, इसको अभी सेव कर लेते हैं और फिर अपने उसमें रख देते हैं वर्ड के डॉक्यूमेंट। अच्छा जी, यहाँ से हम ओपन करेंगे तो ये सामने पड़ी हुई थी वैसे। नहीं जी, ये हमारे पास है इसकी, ये हमारे पास है इसकी तस्वीर कह लें या इसकी वो डायग्राम आप लोगों ने ड्रा करनी है। अब इस डायग्राम को थोड़ा सा ना एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ आप लोगों को, ये है क्या चीज़। ये एक हमारे पास स्टूडेंट कह लें बाल को घुमा रहा है रस्सी के साथ बांध के। तो अब यहाँ पे बात क्या है कि मैं आगे लिख के आपको समझाता हूँ कि इफ़ इट वाज एट पॉइंट ए, ये जो पॉइंट ए बना हुआ है, ये जहाँ पे मेरा अब कर्सर है, 1 मिनट में होम सेट करूँ, चले, ये जहाँ पे मेरा कर्सर है, इफ़ इट वाज एट पॉइंट ए, then it will follow path straight from point A। मतलब इस पॉइंट ए से फिर सीधे पाथ को फॉलो करेगा अगर ये यहाँ से आप रस्सी को स्नैप करते हैं। ठीक है, एज शोन इन फिगर, जैसा कि तस्वीर में दिखाया गया। अब इस तस्वीर से समझ लेंगे ये बात यहाँ पे कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं। अच्छा, पहले ये साइड व्यू पे देख लें, ये जो ग्रीन एरो है ना अंदर की तरफ, ये शो कर रहा है कि आपकी फोर्स की डायरेक्शन अंदर की तरफ है। ये टॉप व्यू में भी ग्रीन एरो लगा हुआ है कि फोर्स की डायरेक्शन अंदर की तरफ है। ये याद रखने का, सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा सर्कल के अंदर की तरफ होती है। ठीक, और वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, लेकिन पॉइंट ए पे जब ये पहुंचा ना तो ये रस्सी टूट गई है। अब होना ये चाहिए था ये पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ आता, लेकिन ये पॉइंट ए से सीधा स्ट्रेट बाहर की तरफ जाएगा। अब इस सारी बहस से या इस सारी तस्वीर और बाकी चीज़ों से साबित क्या हुआ है, इट मीन्स या दिस प्रूफ्स लिख लें, इट मीन्स some force is needed to keep the body moving in a circular path। मतलब कोई ना कोई फोर्स तो चाहिए बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। इट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड आगे ये आप लोगों का ना एमसीक्यूज है, मैं चले इसको बाद में हाईलाइट भी कर दूंगा। इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। इसकी डायरेक्शन, सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा सर्कल के सेंटर की तरफ होगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये नोट डाउन कर लीजिएगा साथ। अच्छा, यहाँ तक तो सिंपल सा है, ये तो आप लोगों ने, मुझे उम्मीद है मैट्रिक में पढ़ा होगा कि बच्चा रस्सी के साथ पत्थर को बांध के घुमा रहा है, जिस पॉइंट पे रस्सी टूटेगी ना वहाँ से ये सीधा पैर की तरफ पत्थर जाएगा। तो इससे साबित ही होता है कि कोई ना कोई फोर्स तो रिक्वायर्ड है पत्थर को सर्कुलर मोशन में रखने के लिए, यहाँ सर्कुलर पाथ में रखने के लिए। अब इसकी कुछ एग्जाम्पल लिख लें, एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा जी, इसकी एग्जाम्पल कौन कौन सी हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल जिसकी एग्जाम्पल जो हमने लिखनी है
दैट वन इज अ बॉल विरलिंग कह लें या मूविंग, एक ही बात है, इन हॉरिजॉन्टल सर्कल एट द एंड ऑफ स्ट्रिंग। ठीक होगा, ये हो गया आपके पास पॉइंट पहली एग्जांपल। सेकंड जो बड़ी कॉमन है, हर साइंस के स्टूडेंट को पता है, अ प्लैनेट मूविंग अराउंड द सन, जो सूरज के गिर्द सितारे ये सियारे घूम रहे हैं। थर्ड वन जी मोशन ऑफ न्यूक्लियर पार्टिकल्स, ये जो हम न्यूक्लियर का स्ट्रक्चर, एटम का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं उसमें हम यही देखते हैं ना। ये वैसे एक ही चीज़ है, कुदरत का कमाल है। ये देखें कि जो सबसे छोटा सेटअप है ना दुनिया का, जो आंख से नज़र नहीं आता ड्यू टू इट्स साइज़, के इतना छोटा है कि वो नज़र ही नहीं आता उसका, और जो सबसे बड़ा सेटअप है ना वो भी आंख से नज़र नहीं आता ड्यू टू इट्स साइज़, कि वो इतना बड़ा है कि वो नज़र से बाहर है। उन दोनों का जो सेटअप है ना, इन दोनों का जो बेसिक फंक्शन है वो सेम है, कि दरमियान में न्यूक्लियस है, उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, या दरमियान में सूरज है, स्टार है, और उसके इर्द गिर्द प्लैनेट घूम रहे हैं। अच्छा जी, अब आगे है जी, हेडिंग दे लें, एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। ये हेडिंग में करेंगे ना तो ये टॉपिक आपको लेंथी भी नहीं लगेगा और इजी भी रहेगा याद करना। पहले हमने इसकी स्टेटमेंट की है, फिर वो थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन किया है और नीचे इसके एग्जांपल्स लिखे हैं। अब इसकी एक्सप्रेशन को हमने डिस्कस करना है। यहाँ पर जो तस्वीर है ना, ये लाजमी आपने बुक वाली बनानी है, क्योंकि जो मेरे वाली हो सकता है उसमें नॉमेनक्लेचर चेंज हो, तो आपने बुक वाली देखनी है। मैं भी इधर ड्रा करता हूँ जो मेरे पास है, क्योंकि समटाइम्स पिक्चर्स तो मिल जाती हैं लेकिन वो वाली नहीं मिलती जो जिसकी नॉमेनक्लेचर भी इसके तरह बुक वाली की गिवन हो। अच्छा जी, ये क्या है? इफ अ पार्टिकल moves from A to B with uniform speed, तो ये स्पीड है तो इसके साथ वो, इसको बोल्ड नहीं करना चाहिए, वेक्टर साइन है नहीं डालना, एज शोन इन फिगर। नीचे तस्वीर आ जाती है। The velocity of particle changes its direction, क्योंकि अगर आप वेलोसिटी की बात करेंगे तो वो अपनी हर टाइम अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है, क्योंकि सर्कुलर पाथ में हमने पढ़ा कि वेलोसिटी कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, आल्सो शोन इन फिगर। अच्छा, अब यहाँ पे हमने तस्वीर ड्रा कर लेनी है। उस तस्वीर को आप लोगों ने वो बुक वाली तस्वीर ड्रा करनी है। मैं मेरे पास जो तस्वीर है वो वाली इंसर्ट कर देता हूँ इधर। तकरीबन सेम या थोड़ा बहुत नॉमेनक्लेचर का फ़र्क हो सकता है, जहाँ पे ए लिखा हो वहाँ पे उन्होंने बी लिख दिया हो, जहाँ बी लिखा हो वहाँ पे ए लिख दिया हो। ठीक हो गया, ये तस्वीर आपने ड्रा करनी है। सोचों का वेलोसिटी चेंज हो रही है, दैट मीन्स इसको हमने, एक मिनट, इसको करना, अच्छा ये तस्वीर को इधर रहने दें, कोई इशू नहीं, हम इधर नीचे आ जाते हैं। ये तस्वीर समझ लें जी, ये पॉइंट ए से पॉइंट बी पे गया है, यहाँ पॉइंट बी से सी। हाँ, ये फ़र्क है, बुक पे यहाँ पे ओ बना होगा, यहाँ ए और बी, ये बी से सी की तरफ गया है। मैं बुक वाले को कंसिडर कर रहा हूँ, तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो दैट्स मीन्स
दिस change in velocity will produce acceleration. ये acceleration प्रोड्यूस करेगा विच इज़ गिवन बाय, जो कि मुंदरजा ज़ैल फॉर्म में हमें दी है। हम जिसको लिख सकते हैं ए स्मॉल है या जी ए इज इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइड बाय डेल्टा टी। तो जहाँ पे हमारे पास फिर डेल्टा टी इज टाइम टेकन बाय पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी, मीन्स ए से बी पे जाने को जो इसको टाइम लगा ना, जो आप बुक से डायग्राम देखेंगे उसके हिसाब से ए से बी, यहाँ पे जो बी से सी टाइम लगा ना, उसको हम बी से सी तक जाने में जो टाइम लगा उसको हम एक्सेलरेशन कहेंगे। अच्छा, इसके साथ ये ऊपर भी एक तस्वीर बनी हुई है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोगों ने ना ये ट्रायंगल बनानी है, ये बुक के ऊपर भी बनी हुई है और ये तकरीबन सेम ही बनी हुई है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर नहीं करना। ये जो पी क्यू आर बनी हुई है ना ट्रायंगल, क्योंकि आपकी सारी डेरिवेशन इस तस्वीर को देख के होनी है। ठीक है, वो बुक के ऊपर बनी होगी, आपको लग जाएगा पता। अब आ जाए जी नेक्स्ट, हमने क्या करना है इस तस्वीर को पहले एक्सप्लेन करना है जी। ये जो ऊपर तस्वीर बनी हुई है ना, मुझे टाइम चेक कर लेंगे, अभी 10 मिनट है। इस तस्वीर को देखना है, इस तस्वीर में क्या है जी, ये P से Q आपके पास V1 है, P से R आपके पास V2 है, और जो Q और R का डिस्टेंस है ना, ये आपके पास डेल्टा V है। इसको आप इस तरह समझ लें कि ये A से B जो है ना, ये आपके पास डेल्टा S है, A से C है जो ये R है, और A से B है जो ये भी R है। आप इस तस्वीर पे फोकस करें कि P से Q V1 है, P से R V2 है, और इन दोनों का जो गैप है वो QR है डेल्टा V के इक्वल। एंड आगे जी लेट V1 and V2 are velocities at point A and B। ये पॉइंट ए और पॉइंट बी पे हमारी वेलोसिटीज़ हैं, जो इस ऊपर तस्वीर में बी और सी बन रहा है, लेकिन बुक पे जो डायग्राम है वहाँ पे ए और बी बन रहा है। So as speed of the particle is v, so time taken to travel distance s is। अच्छा, ये s क्या है, ये भी तस्वीर में देख लें, डायग्राम जो ऊपर बनी हुई है। ये जो डेल्टा एस है ना, इसको हम एस कह रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ तक। बुक पे अगर आप देखेंगे ना, तो वहाँ पे इन्होंने एस लिखा हुआ है, ये यहाँ से यहाँ तक जाने का जो फासला है ना एस। लेकिन हमने क्या फाइंड आउट करना है, ये स्टेटमेंट पढ़ें, एज स्पीड ऑफ पार्टिकल इज वी, मीन्स हमें वी भी पता है, सो टाइम टेकन टू ट्रैवल डिस्टेंस एस, हमें एस भी पता है। तो हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है डेल्टा टी। ये पॉइंट है थोड़ा सा समझने वाला कि हमें दो चीज़ें पता है, हमने तीसरी चीज़ क्या फाइंड आउट करनी है, डेल्टा टी। और डेल्टा टी किसके इक्वल होता है, एस इज इक्वल टू वी टी होता है, एंड टी इज इक्वल टू एस ओवर वी, मीन्स डिस्टेंस ओवर स्पीड। अच्छा, अब इस वैल्यू को ना, इसको आप नंबरिंग दे लें,
ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है। नीचे आप दे रहे हैं जी पुटिंग वैल्यू ऑफ पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। अब ये वाली वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देनी है। कौन सी वैल्यू? डेल्टा टी की वैल्यू। इसको हमने इक्वेशन 1 में पुट करना है। तो इक्वेशन 1 हमारी कुछ इस तरह बन जाएगी कि ए इज इक्वल टू, ऊपर तो एज इट इज आ जाएगा डेल्टा वी, उसमें तो कोई चेंज नहीं होनी, लेकिन बटे में जो चीज़ आनी है ना वो ज़रा देख लें किस तरह आएगी। बटे में डेल्टा टी, और डेल्टा टी किसके इक्वल है? डेल्टा टी इक्वल है एस ओवर वी के। यही हमने ऊपर पढ़ा ना। तो ये आपके पास क्वेश्चन बन जाएगी डेल्टा वी ओवर एस ओवर वी। तो आप अगर इसको थोड़ा सा मतलब रीअरेंज कर लें बाय रीअरेंजिंग, ये आपके पास आ जाएगी ए इज इक्वल टू वी, ये जो बटे में वी था ऊपर आ जाएगा, साथ ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा डेल्टा वी ओवर एस। यहां से आप लिख लें डेल्टा वी ओवर एस, ये आपके पास बटे में आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इसको इधर ही जाने दे, बल्कि इसको नंबरिंग दे लें। ये आपके पास क्वेश्चन 2 आ जाएगी। इसकी नंबरिंग, अब ये नंबरिंग का ध्यान रखना है। अब आ जाए दूसरी तरफ, वो जो हमने ऊपर फिगर ड्रा की है। अच्छा, ये दोनों आप इकट्ठी भी ड्रा कर सकते हैं, बुक पे इकट्ठी ड्रा है। पहले सिर्फ ये वाली कर दें सर्कल वाली, फिर ट्राइंगल वाली कर लें, दोनों तरीके ठीक है। लेकिन चौंका हमने इकट्ठी ड्रा की हुई है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नाउ फ्रॉम ट्राइंगल पी क्यू आर such that PQ is parallel and equal to V1 and PR is parallel and equal to V2 as shown in figure। वो जो ऊपर फिगर बनी हुई है उसमें ये चीज़ बताई गई है। क्या बताया गया कि पी क्यू और इज पैरेलल एंड इक्वल टू V1 एंड पी आर इज पैरेलल एंड इक्वल टू V2। अच्छा, ये समझ लें इस लाइन का मतलब क्या, ये लिखनी लाजमी है आप लोगों ने। ये जो डायग्राम हमने सेपरेट करके ड्रा की है ना, दिस वन, इसमें ये जो पी क्यू है ना, ये V1 के इक्वल है। यही बात उधर लिखी है कि पी क्यू इज पैरेलल एंड इक्वल टू V1, और ये जो पी आर है ना, ये पैरेलल एंड इक्वल टू V2 है। ये बात हमने उधर लिखी है। परेशान नहीं होना कि इस बात का मतलब क्या। इस बात का मतलब ये है कि पी क्यू इज इक्वल टू V1 है और पी आर इज इक्वल टू V2 है। ये दोनों आपस में इक्वल एंड पैरेलल हैं। V1 और V2 नहीं, PR और V2 और PQ और V1, ये आपस में इक्वल एंड पैरेलल हैं। अच्छा जी, अब आगे हमने लिख देना है कि वी नो दैट रेडियस ऑफ सर्कल is perpendicular to tangent, therefore OA is perpendicular to V1 and
OB is perpendicular to V to shown in figure। वो जो मतलब ऊपर हमने तस्वीर बनाई है उसमें हमने ये भी बताया कि जो OA है, जो OB है वो V2 के इक्वल है और जो OA है वो V1 के इक्वल है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये है कि ये जहाँ पे A लिखा हुआ है ना, वहाँ बुक पे O लिखा हुआ है, तो ये OA इज इक्वल टू V1 मीन्स AB इज इक्वल टू PQ है और AC इज इक्वल टू PR है। या बुक के हिसाब से OB इज इक्वल टू PQ है और OC इज इक्वल टू PR है। ये चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है। ये दोनों आपस में ट्राइंगल्स बराबर हैं। ज़ाहिर बात है दो साइड दोनों की बराबर हैं, दैट्स मीन्स तीसरी साइड इज, थर्ड साइड इज ऑलमोस्ट, या ऑलमोस्ट क्या इज इक्वल, वाकई बराबर होती है। इक्वी साइड्स ट्राइंगल का यही फार्मूला है। यहाँ फार्मूला तो नहीं, मतलब उनका यही रूल है कि अगर दो साइड्स दो ट्राइंगल्स की बराबर हो जाएं तो तीसरी साइड ऑटोमेटिकली बराबर आ जाती है। अब यहाँ पे हमने एक सिंबल ऐड करना है, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। तो एंगल के लिए हमने सिंबल लेस देन वो फाइंड आउट करना है। तो शुरू में ही होना चाहिए क्योंकि इतना मीन्स एंगल PQR। तो चलें वो तो हम वैसे भी ड्रा कर सकते हैं, मुझे याद आया, मिल जाए तो अच्छी बात है। दिस वन यार ये है तो नहीं एंगल का, लेकिन चलें ये ड्रा लेते हैं एंगल। अच्छा, आपने एंगल का ड्रा करना है AOB। ये बुक की मैं वर्डिंग यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि बुक में वो जहाँ पे यहाँ O लिखा हुआ है ना, वहाँ पे यहाँ तस्वीरों में A लिखा हुआ है। तो ट्राइंगल AOB क्यूब PR, ये जो दूसरी ट्राइंगल है, मीन्स ये ऊपर जाके हम देख लेते हैं कि ये जो ट्राइंगल है ना, ये इन्होंने ABC बनती है, वैसे AOB है और ये POQ है ना, PQR जो है ना, ये बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि AB इज इक्वल टू PQ, AC इज इक्वल टू PR। ये दोनों साइड से इक्वल हैं तो थर्ड साइड ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगी। सो अब हमने क्या करना है, आल्सो ये जो हमने ऊपर लिखी इक्वेशन उसके हिसाब से, अच्छा ये मैग्नीट्यूड के लिए यूज़ हो रहा है, लेकिन जो का ये हैं वेलोसिटीज़, तो वेक्टर V1 मैं आपको बताता हूँ इस तरह लिखने का मतलब क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ V1 या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी 1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी V2 इज इक्वल टू ओवरऑल जो हमारे पास V है। ठीक हो गया, क्योंकि साइड्स जब इक्वल हैं, लाइक PR इज इक्वल टू OA है, तो दैट्स मीन्स V1 इज इक्वल टू V2 हो जाएगा, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस और इक्वी साइड्स ट्राइंगल्स हैं तीनों, जिनकी साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये आपकी वेलोसिटीज इक्वल आ जाएंगी। एंड OA इज इक्वल टू OB। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि हमें पता है रेडियस ऑफ द सर्कल्स आर ऑलवेज सेम। एक सर्कल में जितने भी सर्कल हों वो सारे बराबर ही होते हैं। बीइंग रेडियाई ऑफ, अच्छा ये लफ्ज़ है रेडियाई ऑफ सेम, इसको ये नहीं समझना कि गलत स्पेलिंग लिखे हुए हैं। रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, क्योंकि OA और OB सेम सर्कल के रेडियस हैं। बीइंग रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, इसलिए OA एंड OB इज इक्वल, आपस में बराबर है। ये बुक पे OA और OB देखना है आपने,
क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ओ की जगह ए लिखा हुआ है, तो इस वजह से कंफ्यूज नहीं होना। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, दस ट्राइंगल्स ओ ए बी एंड क्यू पी आर आइसोस्केल्स। मीन्स आइसोस्केल मीन्स इनकी तीनों साइड्स बराबर हैं दोनों ट्राइंगल की। हेंस ट्राइंगल ओ ए बी इज सिमिलर, क्योंकि जब साइड्स बराबर हैं तो ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं टू पी आर। हेंस वी कैन राइट, वी कैन से, अच्छा हम कह सकते हैं जी, चूँकि क्यू आर है ना जो हमारे पास, सॉरी इधर ज़रा सेंटर में आके, क्यू आर ओवर पी आर इज इक्वल टू, अब क्यू आर किसके इक्वल है? क्यू आर इक्वल है ए बी के, और पी आर किसके इक्वल है? पी आर इक्वल है ओ बी के। ये ऊपर आप अगर डायग्राम देखेंगे ना, ये एक्चुअली टॉपिक वाइट बोर्ड पे पढ़ाने का बड़ा मज़ा आना था, लेकिन चलें, ये जो पी आर है ना, दिस वन, ये इक्वल टू है ओ ए के, मीन्स इसको आप ओ कंसिडर कर लें, ओ ए के, और जो ये पी क्यू है ना ये ओ बी के इक्वल है, और जो क्यू आर है ना वो ए बी के इक्वल है। ये हमने इधर लिखा है, क्यू आर इज इक्वल टू ए बी, पी आर इज इक्वल टू ओ बी। एंड जो क्यू आर है ना वो इक्वल है डेल्टा वी के, ये ऊपर तस्वीर में आप देख सकते हैं। क्यू आर इज इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइड बाई पी आर किसके इक्वल है? सिंपल वी के, इज इक्वल टू ए बी किसके इक्वल है? ए बी है, उसको भी आपने नहीं छेड़ना, और ओ बी किसके इक्वल है? आर के, वो रेडियस ऑफ द सर्कल है। सो इफ point B is close to point A on the circle, then arc will be equal to line AB। कि अगर पॉइंट बी और पॉइंट ए एक दूसरे करीब आ जाए तो आर्क लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी। और तो सिंपल सी बात है, अगर वो आर्क पता गुलाई में होती है, और अगर आर्क हो इतनी छोटी कि गुलाई बने ही ना, तो उसको हम लाइन कंसिडर कर सकते हैं। सो जो अब हमारे पास ए बी है ना वो इज इक्वल टू ऐसा आ जाएगा तस्वीर के अकॉर्डिंग। 10 जो हमारे पास ऊपर इक्वेशन है वो बन जाएगी डेल्टा वी ओवर वी इज इक्वल टू एस ओवर आर। ये मतलब ए बी की जगह हमने एस लगा दिया, एंड डेल्टा वी इज इक्वल टू वी इंटू एस ओवर आर, डिस्टेंस ओवर रेडियस। Putting this value in equation 2, जो हमने ऊपर इक्वेशन 2 लिखी हुई है उसके अंदर डेल्टा वी की वैल्यू लगा दें तो हमारे पास क्या आता है जी? a इज इक्वल टू, ये अब थोड़ी सी ना इक्वेशन लंबी होने वाली है, a इज इक्वल टू v, वो जो हमने साइड पे लिखा था। आगे जी ब्रैकेट के अंदर आपने लिखना है अगेन v, अगेन ब्रैकेट एस ओवर आर, और इस सारी ब्रैकेट्स के बाहर बटे में आ रहा है एस। ठीक है जी, ये जो हमने ऊपर इक्वेशन 2 लिखी है ना, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ऊपर जाके इक्वेशन 2 ए इज इक्वल टू वी डेल्टा वी ओवर एस, डेल्टा वी की जगह हमने डेल्टा वी की वैल्यू लगा दी है, दैट इज v इंटू एस ओवर आर।
तो ये बन जाएगा आपके पास फाइनल फार्मूला, ए इज इक्वल टू वी का स्केयर, एस एस से कट जाएगा तो वी का स्केयर, वी वी से मल्टीप्लाई हो रहा है, वी का स्केयर ओवर आर। ये आपके पास आ गया जी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है जी, इसको आप बेशक नंबर दे लें। ये आपके पास आ गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ए इज इक्वल टू वी स्केयर ओवर आर। टाइम देख लें, 35 मिनट का लेक्चर होगा। तो आज हम इतना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन करते हैं, आगे इसका जो है ना सेंट्रीपिटल फोर्स वो हम कल करेंगे। साथ आप लिख लें कि जी वेयर ए इज द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, कि ए जो है हमारे पास में इंस्टेंटेनियस या लम्हाती एक्सेलरेशन है किसी एक खास टाइम का, खास मूवमेंट का। अब अभी एक टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ, मैं नीचे लिख देता हूँ टू बी कंटिन्यू, क्योंकि लेक्चर बड़ा लंबा हो गया और ये अपलोड होने में टाइम लेगा। ये अभी ख़त्म नहीं हुआ, बाकी हम कल करेंगे। ये अब हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ गए और इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को यूज़ करते हुए हमने सेंट्रीपिटल फोर्स निकाल लेनी है। ये दफ़ा रिवाइज करना, ये बड़े ध्यान से करना है टॉपिक, स्पेशली ये ऊपर से तो सिंपल सा आ रहा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स है उसको, वो फोर्स जो सब चीज़ को सर्कल में मूव करा के रखती है। नीचे ये बच्चे की एग्जांपल है कि बाल को घुमा रहा है, जिस जगह पे धागा टूटेगा उस जगह से बाल सीधा बाहर की तरफ जाएगा। अब आगे आ जाएं तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा सर्कल के सेंटर की तरफ होगी। नीचे ये डायग्राम है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक में पूरा सर्कल ड्रा करना है, एक में सिर्फ ट्राइंगल। ये दोनों ट्राइंगल्स बराबर होनी चाहिए। ओ ए ओ सी और ए बी का डिफरेंस, पी क्यू पी आर और क्यू आर का डिफरेंस, ये आपस में बराबर है। आइसोस्केल है, नीचे इसकी डेरिवेशन है। ये सारी डेरिवेशन आप लोगों ने करनी है। कोई भी क्वेश्चन हुआ मुझसे इनबॉक्स में आके पूछ लीजिएगा या फिर यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। लेक्चर लंबा हो रहा है, सो इस वजह से मैं अभी इसको स्टॉप करता हूँ। बाकी का ये पोर्शन हम या इस क्वेश्चन का बाकी का हिस्सा हम कल